This program is sponsored by मुल्तानी कुका कफ सिरप, सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। आज से 3 दिवसीय दौरे के लिए विदेश यात्रा के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान जाएंगे। पीएम मोदी के इस दौरे से द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी नई मजबूती। आज तमिलनाडु के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति, गठबंधन पर करेंगे चर्चा। आज दिल्ली दौरे पर फुटबॉलर लियोनेल मेसी, अरुण जेटली इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित प्रदर्शनी में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड ने दी है दस्तक। धुंध में डूबी है दिल्ली एनसीआर की सड़कें। फॉग स्मोक से विजिबिलिटी हुई है 0। एक्यूआई पहुंचा है 500 के पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है। दीपावली यूनेस्को को सांस्कृतिक धरोहर सूची में ये अखिल विश्व के सनातनियों का सम्मान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है, उत्तर प्रदेश की धरा के लिए गौरव का क्षण है। अब प्रयागराज में माघ मेले का अवसर, श्रद्धालुओं के भव्य स्वागत की तैयारी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की श्रृंखला में सहभागी बने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है, दीपावली यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में ये अखिल विश्व के सनातनियों का सम्मान, उत्तर प्रदेश की धरा के लिए ये गौरव का क्षण है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर यह पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा, दीपावली यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में ये अखिल विश्व के सनातनियों का सम्मान है। साथ ही उत्तर प्रदेश की धरा के लिए गौरव का क्षण ये है, अब प्रयागराज में माघ मेले का अवसर, जहां पर श्रद्धालु के भव्य स्वागत की तैयारी, इसके साथ ही सांस्कृतिक पुनर्जागरण की श्रृंखला में सहभागी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने दीपावली यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में है, ये अखिल विश्व के सनातनियों का सम्मान है, उत्तर प्रदेश की धरा के लिए गौरव का क्षण भी है। अब प्रयागराज में माघ मेले का अवसर है, श्रद्धालुओं के भव्य स्वागत की तैयारी, जहां पर सांस्कृतिक पुनर्जागरण की श्रृंखला में सहभागी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए एक्स पर पोस्ट किया है, दीपावली यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर। ऐसे में लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक रिकॉर्ड बन रहा है, उत्तर प्रदेश की धरा के लिए गौरव का ये क्षण है। अब प्रयागराज में माघ मेले का अवसर है, तो श्रद्धालुओं के भव्य स्वागत की तैयारी हो रही है। सांस्कृतिक अगर धरोहर की बात करें तो ऐसे में दुनिया के सबसे दिव्य एवं अलौकिक उत्सव दीपावली को यूनेस्को को ने यहां पर मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखिए ये पोस्ट किया गया है, वो पोस्ट भी दिखाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि ये गौरव का क्षण है, क्योंकि जिस तरीके से दीपावली जो पर्व है उसको यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में सम्मिलित किया है। यह अखिल विश्व के सनातनियों का सम्मान, उत्तर प्रदेश की धरा की बात करें तो ये गौरव का क्षण है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। इतना ही नहीं, क्योंकि एक के बाद एक नया रिकॉर्ड जो है वो उत्तर प्रदेश में बन रहा है। साथ ही पिछले 9 वर्षों में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यह श्रृंखला केवल दीपोत्सव तक ही सीमित नहीं है। महाकुंभ का भव्य आयोजन, कांवड़ यात्रा का सुगम सुरक्षित स्वरूप भी इसमें झलकता है। अब आगे बात करते हैं, जहां पर नोएडा में प्रदूषण को देखते हुए फैसला। प्री नर्सरी से 5वीं तक की ऑनलाइन होंगी क्लास, कक्षा 6 से 11वीं तक की हाइब्रिड मोड में क्लास रहेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कक्षा 6 से 11वीं तक की हाइब्रिड मोड में ये क्लासेस रहेंगी। फिलहाल नोएडा में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। प्री नर्सरी से 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो ऑनलाइन चलेंगी, कक्षा 6 से 11वीं तक की हाइब्रिड रहेंगी कक्षाएं। तो बड़ी खबर, नोएडा में प्रदूषण को देखते हुए ये बड़ा फैसला,
जहां पर प्री नर्सरी से 5वीं तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इसके साथ ही हाइब्रिड मोड में क्लास रहेंगी कक्षा 6 से 11वीं तक की। तो लगातार एनसीआर में जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, बात अगर नोएडा की करें तो नोएडा में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। गिरा 4 यहां पर भी लागू है। ऐसे में कई जगह ऐसी हैं नोएडा में भी जहां पर 500 से ऊपर AQI पहुंच चुका है। ये गंभीर श्रेणी में है। तमाम धुंध की तस्वीरें भी हमने आपके साथ साझा की थी। किस तरीके से नोएडा में अगर बात करें तो धुंध नजर आ रही है। एक तरफ ठंड बढ़ रही है, कोहरा छा रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो चुकी है, तो दूसरी तरफ बढ़ता प्रदूषण भी लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। इसी को अब ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो नोएडा में प्रदूषण को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। तो कक्षा 6 से 11वीं तक हाइब्रिड मोड में क्लासेस रहेंगी। आपको बता दें कि नोएडा में प्रदूषण को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि आखिरकार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो चुकी है। तो ऐसे में स्कूल टाइमिंग को लेकर भी देखिए, क्योंकि सुबह के समय स्कूल होते हैं, बच्चों के इस दौरान ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब आखिरकार ये फैसला लिया गया है। तो कक्षा 6 से 11वीं तक हाइब्रिड मोड में क्लासेस, जहां पर बता दें कि नोएडा में प्रदूषण को देखते हुए फैसला ये लिया गया है, जहां पर प्री नर्सरी से 5वीं तक ऑनलाइन क्लास होंगी। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। ग्रेड 4 लागू होने के चलते जिलाधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देश पर स्कूलों के संचालन में बदलाव किया गया है। 14 दिसंबर से अगले आदेश तक प्री नर्सरी से कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। कक्षा 6 से 9 तक की जो क्लासेस रहेंगी, इसके अलावा कक्षा 11 के लिए हाइब्रिड सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें ऑनलाइन कक्षाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह आदेश जिले के सभी कोचिंग संस्थानों पर भी लागू होगा। इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो गाजियाबाद में जिस तरीके से जो हवा है बेहद ही जहरीली हो चुकी है, प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। ग्रेड 4 लागू है, लेकिन स्कूलों के संचालन में अब बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। बात नर्सरी से कक्षा 5 तक की करें तो जो पूरी पढ़ाई है वो ऑनलाइन होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवीण, अगर बात करें तो देखिए लगातार हम देख रहे हैं एक तरफ तो प्रदूषण, दूसरी तरफ अब कड़कड़ाती हुई ये ठंड, जिसमें कि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य नजर आ रही है। गाजियाबाद में बच्चों को लेकर एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक जो क्लासेस है वो ऑनलाइन रहेंगी। जी, आपको बता दें गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए और ग्रेड 4 की प्रतिबंध लागू होने के बाद गाजियाबाद जिलाधिकारी के आदेश के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर कक्षा नर्सरी से लेकर 5वीं तक के सभी कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में संचालित करने के निर्देश दिए गए। वहीं कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 की पढ़ाई हाइब्रिड मोड पर कराई जाएंगी। ये निर्देश जिलाधिकारी गाजियाबाद के द्वारा दिया गया। आपको बताया, दरअसल गाजियाबाद में लगातार गाजियाबाद के कई इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। 400 से पार ये प्रदूषण अगर गाजियाबाद की कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से सबसे ज्यादा जब स्कूल के बच्चे सुबह सुबह स्कूलों को जाते हैं तो पोल्यूशन उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है, जिससे उनको बीमारियां हो सकती है। इसको देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने तय किया है कि जितने भी नर्सरी से कक्षा 5 तक के सभी स्कूलों में जाने वाले बच्चों को स्कूल ना भेजकर उनको ऑनलाइन क्लासेस दी जाए। जी,
बिल्कुल प्रवीण, और दूसरी तरफ अगर बात करें, क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, प्रशासन की तरफ से अगर बात करें क्या कुछ एहतियात बरती जा रही है, किस तरीके की सख्ती वहां पर नजर आ रही है? क्योंकि ग्रैब 4 तो लागू कर दिया गया है, क्या कंस्ट्रक्शन जैसे जो काम है वहां पर चल रहे हैं या पूरे तरीके से प्रतिबंधित है? जी आपको बता दें, ग्रैब 4 लागू होने के बाद इसके अंदर जो प्रतिबंध श्रेणियों में जो आता, पूर्ण रूप से विध्वंस और निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और साथ ही साथ जो है पोल्यूशन फैलाने वाली जो गाड़ियां हैं, जिनमें BS4 की डीजल के वाहन तक और BS3 की पेट्रोल जो वाहन चलने पर पूर्ण रूप से गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन अगर हम बात करें सर्दी और पोल्यूशन को देखते हुए सड़कों पर जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल 10 मीटर से लेकर 5 मीटर तक की रह गई है, जिसमें जो है दुर्घटना होने की संभावना भी है। ऐसे में जो प्रशासन ने तैयारी की है, उनकी तैयारियों के तहत निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले टाइम में ये विजिबिलिटी और भी कम हो सकती है और पोल्यूशन का स्तर और बढ़ सकता है। इसको देखते हुए नगर निगम के द्वारा सड़कों पर दिन रात पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है और अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि खुले में कोई कूड़े में आग ना लगाए और निर्माण कार्यों को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सड़कों पर डीजल के वाहन भी चलते दिखाई दे रहे हैं और चोरी छिपके निर्माण कार्यों में भी लगातार कार्य जारी है। कहीं ना कहीं प्रशासन लोगों को जागरूक तो कर रहा है, लेकिन अपने फायदे के लिए लोग पोल्यूशन को ना देखते हुए अपना निजी लाभ देख रहे हैं और सड़कों पर ऐसे डीजल के वाहन भी चल रहे हैं और निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। जी बिल्कुल प्रवीण, क्योंकि एक जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है कि अगर कहीं पर भी इस तरीके के वाहन चलते हुए पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई हो रही है? क्योंकि डीजल पेट्रोल के वो वाहन पूरे तरीके से प्रतिबंधित है, अगर वो यहाँ पर चौराहों से गुजर रहे हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है। जी पंकज, आपको बताएं, दरअसल जो है आरटीओ विभाग की तरफ से ये नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे कि जो गाजियाबाद दिल्ली के जो बॉर्डर पर वहां पर उन अधिकारी को तैनात किया है कि और इन अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि डीजल BS4 तक के वाहन जो सड़कों पे चल रहे हैं उनको रोका जाए और सड़कों पे ना चलने दिया जाए। ऐसे में अधिकारी भी सड़कों पे मौजूद है और ऐसे वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे कि पिछले निर्देश में आदेश दिया गया था कि गाजियाबाद में जो है डीजल के ऑटो पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो सड़कों पर डीजल के जो ऑटो हैं वो चल रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे अपने आदेशों का पालन सख्ती से कराए और जो ये डीजल के वाहन जो चल रहे हैं इन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाकर उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसा देखने में मिल रहा है कि डीजल के वाहनों पूर्ण रूप से जो है सरकार गाजियाबाद के जो अधिकारी हैं उनको प्रतिबंध लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं और जिस वजह से जो है ये पोल्यूशन का स्तर काफी अपने लेवल पे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल प्रवीण, क्योंकि देखिए जो छोटे ढाबे हैं उन पर भी अगर कोयला जलता है उन पर भी प्रतिबंध है, ऐसे में उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कई जगह पर देखा जा रहा है कि जस की तस स्थिति बनी हुई है। अगर यही हालात रहेंगे तो हम कैसे बढ़ते हुए प्रदूषण पर लगाम लगा सकते हैं? ये तो प्रदूषण बढ़ता रहेगा, जस की तस स्थिति बनी रहेगी। और क्या इसी तरीके से लोग जो कि समस्या से जूझ रहे हैं, जिन्हें सांस संबंधी समस्या है, तो फिर इन आदेशों का फायदा ही क्या होता है? जी बिल्कुल सही आपने, हम बता दें, दरअसल छोटे ढाबे हों या बड़े ढाबे, रोड किनारे जितने भी ढाबे होते हैं अक्सर उसके अंदर कोयले की भट्टी और लकड़ी की भट्टी जलाई जाती है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे ढाबों और होटलों को चिन्हित करें, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें। जैसे कि NGT के आदेश है कि कोई भी NCR में जो है कोयले की भट्टी और डीजल के जनरेटर जैसी चीजें कोई भी यूज नहीं करेगा। इसके बावजूद जो नगर निगम की लापरवाही हम देखने को मिलती है कि लगातार सड़क किनारे जो छोटे ढाबे रहते हैं या बड़े होटल रहते हैं उसमें जो है भट्टी लगाई जाती हैं। कहीं ना कहीं जब नगर निगम की, जब प्रशासन की लापरवाही का जो खामियाजा है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिस वजह से इन भट्टियों पर अगर प्रतिबंध नहीं लगेगा तो पोल्यूशन जो है लगातार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर बात करें तो
प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद की बात करें, ग्रेफ 4 लागू है, लेकिन उसको भी पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। जो नियम यहां पर बनाए गए हैं उसके तहत कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। वाहन भी चल रहे हैं, भट्टियां भी जल रही हैं, लेकिन हाँ, जो स्कूल है उनके संचालन को लेकर जो परिवर्तन किया गया है वो जरूर वहां पर लागू हो रहा है। अब आगे बात करते हैं, जहां पर वाराणसी में छाया है घना कोहरा। विजिबिलिटी पूरे तरीके से बहुत कम हो चुकी है। सड़कों पर लाइट जलाकर चलते दिख रहे हैं वाहन। गलन बढ़ते ही शहर में कोहरा छा गया है। घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार भी काफी धीमी पड़ गई है। तो गलन बढ़ते ही यानी कि जो ठंड है उसके बढ़ते ही अब जो वाहन है उनकी रफ्तार भी धीमी हो चुकी है। वाराणसी में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है पूरे तरीके से कम हो चुकी है। देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर विजिबिलिटी किस तरीके से कम हुई है और सड़कों पर वाहन जो है उनकी रफ्तार भी कम हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि वाहनों की रफ्तार को धीमा रखिए, जो फॉग लाइट है उसे जलाकर रखिए। तो विजिबिलिटी जिस तरीके से कम हुई है, ऐसे में अब लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। गलन बढ़ने की वजह से शहर में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। अभी क्योंकि शीतलहर भी चलनी है, इसको लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 1 से 2 दिन के अंदर शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। हो सकता है उसके बाद इस कोहरे से थोड़ी सी राहत जरूर मिलती नजर आए, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। तो वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि विजिबिलिटी जो है बेहद ही खराब यानी कि 0 हो चुकी है। कई ऐसी जगह जहां पर धुंध इतनी ज्यादा है कि पास का ही वाहन दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में यह भी कहा गया है कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो एहतियात बरतें, वाहनों की रफ्तार कम रखें, यानी कि तेज स्पीड में गाड़ियां ना चलाएं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जो फॉग लाइट है उसे जलाकर रखें। अब आगे बात करते हैं फतेहपुर की, जहां पर बीजेपी संगठन के विस्तार के तहत फतेहपुर के 2 वरिष्ठ नेताओं को भी अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को भी बीजेपी राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बना दिया गया है। वहीं हुसैनगंज से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री यहां पर रणवेंद्र प्रताप उर्फ धुन्नी सिंह को भी राष्ट्रीय परिषद में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व में दोनों अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताया गया है। इस मनोनयन की भी खबर से फतेहपुर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने इस संगठन की मजबूती का संकेत बताया है। तो फतेहपुर में बीजेपी जो है संगठन का विस्तार करने में जुटी हुई है। इसी के तहत साध्वी निरंजन ज्योति बनी है राष्ट्रीय परिषद सदस्य, जबकि धुनी सिंह को राष्ट्रीय परिषद की में यहां पर जगह मिली है। राष्ट्रीय नेतृत्व में जताया है यहां पर वरिष्ठ नेताओं पर भरोसा, जहां पर फतेहपुर की राजनीति में एक बार फिर से हलचल देखने को मिली है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की भी लहर है फतेहपुर में, क्योंकि बीजेपी अब राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों में फतेहपुर के 2 बड़े चर्चित नाम इसमें शामिल कर दिए गए हैं। पूर्व सांसद, इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रही साध्वी निरंजन ज्योति को बीजेपी राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बना दिया गया है। वहीं हुसैनगंज की बात करें तो इस सीट से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री धुन्नी सिंह को भी राष्ट्रीय परिषद के भी इसमें शामिल कर दिया गया है। संगठनात्मक विस्तार के तहत राष्ट्रीय नेतृत्व ने जनपद में यानी कि जिले में दोनों वरिष्ठ नेताओं पर भरोसा जताया है। इसी के तहत अगर फतेहपुर की बात करें तो राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दोनों नेताओं का राजनीतिक जीवन जो है काफी लंबे समय से अनुभव वाला रहा है, जनसेवा से जुड़ा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस संगठन की मजबूती का संकेत दिया है। तो ऐसे में फिलहाल ये 2 बड़े चेहरे, एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई है। ऐसे में अगर बात करें तो संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है। पंचायत चुनाव होने वाले हैं, इससे पहले बीजेपी अपने हर एक जगह पर संगठन को मजबूत कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सोहन लाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सोहन, अगर बात करें
तो यहाँ पर दो बड़े चेहरे, यानी कि ये चर्चित चेहरे हैं जिन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, यानी कि बीजेपी सीधे तौर पर संगठन को मजबूत करती हुई। जी बता दें कि जो है प्रदेश में जो है ये प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होते ही जो है भाजपा में राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी चयन किया गया है। जनपद से फतेहपुर जनपद की बात करें तो जो है दो बड़े चेहरे मनोनीत किए गए हैं, जिसमें जो है साध्वी निरंजन ज्योति जो केंद्र की मंत्री रही हैं, फतेहपुर से सांसद भी रही हैं, और दूसरी बात करें तो जो है रणवेंद्र प्रताप उर्फ धुन्नी सिंह को भी राष्ट्रीय परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है, जिसमें जो है ये हुसैनगंज सीट से जो है विधायक रहे हैं, पूर्व जो है राज्य मंत्री रह चुके हैं। इनको जो है जिले की कमान सौंपी गई है। जिले में जो है ये परिषद जनपद से परिषद राष्ट्रीय परिषद मनोनीत किया गया है। अगर देखी जाए कि राजनीति हलचल में ये दावेदारी इनकी क्यों जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है, क्योंकि ये बड़े चेहरे हैं। जनपद से ये इन्होंने इनका गर्व रहा है शुरू से, जो है ये इनका जो है संगठनात्मक बदलाव के तहत जो है इनका काफी वर्चस्व रहा है। जी अब बिल्कुल सोहना, एक तरफ अगर बात करें चुनावों की, क्योंकि पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष बीते दिन हमने देखे जब चुने गए, उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये दो बड़े चेहरों को एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है, कितना असर यहाँ पर नजर आएगा फतेहपुर में? जी अगर बात करें साध्वी निरंजन ज्योति की, तो वो लगातार जो है जनता में जो है रुझान ला रही हैं, बदलाव ला रही हैं, और जो है लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, क्षेत्र में जा रही हैं। अगर बात करें रणवेंद्र प्रताप उर्फ धुन्नी सिंह की, जो तो ये जो है जनता दरबार लगाकर लोगों में काफी समस्यात्मक बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोहन लाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बात कुशीनगर की करते हैं, जहां पर पड़रोना नगर में एक आवारा पशु के आतंक ने एक बार फिर से प्रशासनिक लापरवाही को उजागर कर दिया है। घर के बाहर खड़े दिव्यांग व्यक्ति पर अचानक से इस आवारा जो जानवर हैं इन्होंने हमला कर दिया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने नगरपालिका प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। बताया गया है कि पहले भी एसडीएम से छुट्टा पशुओं की शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यही वजह रही है कि जिस तरीके से आवारा पशु सड़कों पर घूमते हैं, लोगों पर हमला करते हैं, ऐसे में एक इधर से बाढ़ आया, हमारा इसी में जाके इसी में गिरे नाला में, इसी नाला में। अच्छा, कैसे मतलब साढ़ किधर से आया है? बाढ़ इधर से आया। अच्छा, इधर से आया है। मतलब क्या मतलब उसके आगे पीछे और भी गाय थी क्या? दो तीन थे, उसी के पीछे वो था। और इनको कैसे जो है मारा है? पीछे में खड़े थे, तो जो है पीछे से वो धक्का दिया, बहुत तेज धक्का दिया है कि तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।